कुछ तो ऐसा हो रहा था, तब से ही मेरी माँ की हरकतें भी बदली बदली सी लग रही थी। एक दिन तो मैंने उनका पीछा किया और उनको पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे कान में ऐसी बात बताई कि मैं घुटनों के बल गिर गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आज से तुमने मेरा नाम रोशनी है। हम लोग गांव में रहते थे, जैसा कि हर गांव में होता है। यहाँ पर भी चौधरियों की हवेलियाँ सबसे बड़ी थी। मेरे बाबा किसी जमाने में उनके पास काम किया करते थे, पर फिर पता चला कि उन्होंने वहाँ पर चोरी की और उसके बाद से उनको वहाँ से निकाल दिया गया। मेरे बाबा को और कोई काम नहीं आता था। घर में भूख मरने लगे थे और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। मैंने अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन छोटे छोटे 3-4 भाई भी थे। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करने लगी थी, पर एक दिन माँ ने मेरे बाबा से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, बच्चों को संभालूँ या लोगों के घरों में काम करूँ। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, आज से मैं सब काम करूँगा। जबकि हमें पता था कि हमारे बाबा को कोई काम नहीं आता, कोई पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वह हर महीने कुछ पैसे लाया करते थे, जबकि पूरा महीना वह घर ही बैठे रहते थे। हमारा घर तो चलने लगा था, लेकिन मेरी माँ कोई बेवकूफ़ औरत नहीं थी। मेरे नाना एक बड़े वैद्य थे। मेरी माँ उनके साथ काम भी करवाया करती थी। उनका मतलब था कि वे समझदार औरत थी। उन्होंने कहा कि वो बंदा पूरा दिन घर बैठा रहता है, फिर इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है। और फिर एक दिन अचानक ही मेरे बाबा एक हादसे में जान गंवा बैठे और बाद में वही बात पता करने चली जिसका डर था, और वह यह कि मेरे बाबा कोई भी नौकरी नहीं करते, बल्कि इधर उधर में लोगों से पैसे उधार लेकर आया करते। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग कब तक उधार देंगे और हमें कब तक पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमें पता चल गया था। और अब वह सारे उधार वाले हमारे घर के सामने खड़े थे। मेरी माँ जिन लोगों के घरों में काम करती थी, वह लोग ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि बदले में आटा और गुड़ ले जाओ, पैसों की बात नहीं करो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने अपनी माँ को कहा कि आप हवेली में काम क्यों नहीं करती, हवेली में काम करने वालों को तो बहुत ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारे बाप ने जो वहाँ पर चोरी की थी, अगर उनको पता चल गया कि मैं उसकी पत्नी हूँ तो वो मुझे काम पर कैसे रखेंगे। मैंने कहा कि आप उनको बताइएगा नहीं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वह लोग मुझे जानते नहीं हैं। एक दफ़ा मैं तेरे बाप को ढूंढती हुई वहाँ पर गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको मेरी शक्ल याद होगी, क्योंकि अमीर लोगों को वैसे भी ज़्यादा शक्ल याद नहीं रहती, उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। मेरी माँ ने कहा कि तूने अच्छा मशवरा दिया है। अगले ही दिन वो हवेली चली गई। मेरी माँ ने 5 बच्चे पैदा किए थे और उनका वजूद बहुत भारी भरकम हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी वो। उनके लिए काम करना मुश्किल था, लेकिन उनको काम मिला तो मैंने झाड़ू फेरने का, यानी कि पूरी हवेली में झाड़ू फेरना था। मेरी माँ ने कहा कि यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे तो उठना बैठना भी नहीं जाता। मुझे लगता था कि बर्तन धोने या खाना पकाने का काम मिल जाएगा तो बैठकर कर लूँगी, लेकिन अब क्या कर सकते थे, मैं भी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी पढ़ाई भी तो तवज्जो नहीं दे गई थी। मैं भी लोगों के घर काम ही कर सकती थी, पर माँ ने कहा कि अगर तू भी लोगों के घर काम करने जाएगी तो फिर तेरे छोटे भाई बहनों को कौन संभालेगा। इसीलिए मुझे घर पर रहना पड़ता और मेरी माँ का यही काम करती थी। मेरे दिमाग में यह बात हमेशा रहती थी कि मेरी माँ कितनी तकलीफ़ में होगी और कितनी मुश्किल से काम कर रही होगी, लेकिन क्या कर सकती थी। एक दिन मेरी माँ ने हवेली से वापस आई तो घर तलाश करने लगी। मैंने कहा कि क्या तलाश कर रही हो, तो कहने लगी यहाँ तेरे नाना की एक पुरानी किताब पढ़ी हुई थी, वो तलाश कर रही हूँ। मैंने कहा कि उस पुरानी किताब में क्या करेंगी आप।
तो कहने लगी कि ज़रूरत है मुझे उसकी, बस तू मेरी मदद कर। बहुत जल्दी में लग रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वह किताब मैंने भी देखे तो ज़रूर थी, लेकिन न जाने कहाँ थी। थोड़ी देर बाद वह किताब मिल गई तो मेरी माँ ने सुकून आ गया था, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं। फिर एक दिन मैंने उनको एक अजीब सी हरकत करते देखा था, जिसकी कोई भी तुक नहीं थी। बात ये अपनी जगह थी कि मेरे बाबा के जाने के बाद मेरी माँ कोई दुखी नहीं थी। जो मर्द औरत की ज़िंदगी भर कोई सुख नहीं दे सके, उसके जाने के बाद औरत क्या बैठकर मातम मनाती रहे, और वो भी ऐसी औरत जिनके बच्चे हैं और जिसको पता हो कि मुझे अपने बच्चों को खाना पीना पूरा करना है। वह कैसे यह सब कुछ कर सकेगी। मैंने देखा कि मेरी माँ कमरे में गई थी। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं कपड़े बदल लूँ, उसके बाद मुझे हवेली पर काम करने जाना है। हमारे घर में एक ही कमरा था जिसकी खिड़की वैसे ही टूटी हुई थी। जब मैं उसके पास से गुजरी तो मैंने देखा कि मेरी माँ कपड़े बदल रही थी। मुझे नज़र आ गया था, लेकिन यह देखकर हैरान रह गई कि उन्होंने अपनी नाभि के ऊपर कोई चीज़ रखी थी और उसके ऊपर से टेप लगा दी थी। मैं हैरान रह गई थी कि मेरी माँ ये क्या कर रही है। मैंने उनसे पूछना चाहा, लेकिन पूछ न सकी। वह जल्दी में वहाँ से चली गई। उसके बाद मैं इस तक में रहने लगी थी, मेरी माँ अपनी नाभि में क्या चीज़ रखती थी और हवेली जाने से पहले क्यों रखती थी। उस चीज़ को अपनी नाभि में रखकर वो हवेली क्यों जाती है, और वह चीज़ क्या है। 2-4 दिन मैं तलाश करती रही, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फिर एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी, जब अचानक से मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे फ़ौरन पता चल गया कि मेरी माँ अपनी नाभि में क्या चीज़ रख रही है, क्योंकि वह चीज़ किचन में से ही जा रही थी और आजकल खाना पीना भी मैं देख करती थी। राशन वगैरह भी मैं ही लाती थी, इसीलिए मुझे पता चल गया था कि घर में क्या चीज़ की कमी है। मेरी माँ जो चीज़ अपनी नाभि में रखती थी वह कुछ और नहीं बल्कि अदरक और एक टुकड़ा होता था, और वो उसे अपनी नाभि के अंदर रख कर ऊपर टेप लगा कर लेती थी, और वह काम हमेशा हवेली जाने से पहले ही करती थी, क्योंकि आगे पीछे वह कभी ये काम नहीं करती थी और सबसे छुपा छुपा कर ऐसा ही कर रही थी। मुझे भी नहीं बताती थी। ये भी तो मैंने छुप कर ही देख लिया था। मुझे पता चल गया था कि मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ और अजीब बातें हुई जो वाकई मेरी समझ से बाहर थी। एक दिन मैं अपनी माँ के पीछा करते करते हवेली चली गई। हवेली का दरवाज़ा ऐसा था कि सबके लिए खुला रहता था। हवेली वाले लोग बड़े ही मगरूर थे, हम लोगों को कमतर समझते थे। जब जब हमसे अक्सर लोगों को पास अपनी ज़मीनें थीं, यानी कि हम भी ज़मींदार थे, छोटे मोटे ही सही, लेकिन वह लोग हमें अपना नौकर समझते थे। उनको लगता था कि हम उनके नौकर हैं, इसीलिए वह दरवाज़ा खुला रखते थे कि शायद कोई चीज़ मांगने आया है या कोई काम करने के लिए आया होगा। मेरे हुलिये से भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं वहाँ पर अपनी माँ की तलाश करने गई थी, लेकिन चौकीदार ने मुझे बातें सुनाकर निकाल दिया। उसने कहा कि अब यहाँ पर नौकरों के लिए कोई काम नहीं है। मैंने कहा कि मैं नौकर नहीं हूँ, तो वह कहने लगा कि शक्ल से तो तू भिखारन ही लगती है और कहती है कि मैं नौकर नहीं हूँ। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैं वहाँ से घर आ गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने अपनी माँ से कहा कि यह औकात है हमारी, हम लोग बस लोगों का काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं, लोगों की गंदगी उठाने के लिए ही पैदा हुए हैं। यह सब कुछ बाबा की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने सही काम किया होता तो आज हमारे साथ ऐसा कभी न होता। मेरी माँ ने कहा कि अब वह इस दुनिया से चले गए हैं, अब उनको कोसना बंद कर दे। उसको क्या पता था कि यह सब कुछ हो जाएगा। वह एक अनपढ़ आदमी था, ऊपर से उसके नशे की आदत थी। वह अपने ही दुनिया में मगन रहता था। उसने अपनी जिंदगी भी तो
बर्बाद की है वो कौन सा जिंदा है। तू फिक्र ना कर। मैंने कहा कि आपकी बातों से मेरी गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। मुझे कितना बुरा लगा। आप भी तो कोई पैदाइशी नौकर नहीं हैं, यह तो हमारी भी मजबूरी है। मेरी माँ ने कहा कि तू तो बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे ला कर दूंगी। मैंने कहा कि कहाँ से ला कर दोगी, घर की दाल रोटी तो पूरी नहीं होती। बड़े बच्चे हो रहे हैं, इतना ज़्यादा खाना खाते हैं। मेरी माँ ने कहा तू बता तो सही तुझे क्या चाहिए। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मुझे जोड़े चाहिए, मुझे जूते चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे उनके साथ के लिए पर्स चाहिए, मुझे खुद को सजाने के लिए सामान चाहिए, मुझे अच्छी अच्छी किताबें चाहिए जिनको मैं पढ़ सकूं, मुझे एक शीशा चाहिए, एक बैग चाहिए, एक कमरा चाहिए जिसमें मैं सब कुछ रख सकूं। वो ला कर दे सकती हैं आप मुझे ये सारा कुछ? तुम मुझे इसमें से एक भी चीज़ लाकर नहीं दे सकती हैं। मैं रोती हुई वहाँ से चली गई। मैं पूरी रात बिस्तर पर ही बैठी रही थी, सोचती रही कि मुझे माँ के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरे लिए कितना जलील होती हैं, कितना काम करती हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया था। सुबह हुई तो माँ शायद वक्त से पहले उठकर ही काम पर चली गई थी और शाम तक वापस भी नहीं आई थी। काफी देर हो चुकी थी। मैं उनका इंतजार कर रही थी। सोचा हवेली जाकर उनको बुला लाती हूँ। हवेली यहाँ से थोड़ी दूर थी, लेकिन थी तो गांव के अंदर ही। पर अगर मैं जाती तो मेरे छोटे भाई भी मेरे पीछे ही आते, क्योंकि यह वैसे भी बहुत ज़्यादा शरारती हो गए थे। मैंने माँ का इंतज़ार करती रही और अचानक से मेरी आंख लग गई। जब आंख खुली तो माँ घर आ चुकी थी और किचन में खड़ी होकर खाना बना रही थी। मैंने कहा कि आप क्यों खाना बना रही हैं, पूरे दिन की थकी हुई हैं, मैं खुद ही खाना बना लेती। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं खाना बना दूंगी और तेरी पसंद का ही खाना बना रही हूँ। तू जा जरा बगल वाले कमरे में, मैंने तेरे लिए वहाँ पर कोई चीज़ रखी है। हमारे घर में एक जानवरों वाला कमरा था। जब हमारे पास कुछ गाय और मुर्गियाँ होती थी तो हम उनको उसी कमरे में रखते थे। यह अच्छे वक्त की बात है, लेकिन अब हमारे पास जानवर रखने के लिए ही नहीं थे। लेकिन अब वह हमारा घर खाली पड़ा हुआ था। मैंने कहा कि वहाँ पर क्या रखा है आपने मेरे लिए? उन्होंने कहा कि तुम जाकर खुद ही देख लो। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जिसकी मुझे समझ नहीं आई। जब मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी आंखों के सामने यह क्या कुछ पड़ा हुआ था। वही सारी चीज़ें जो मैंने अपनी जुबान से गुस्से में निकाली थी। 5 से 7 जोड़े जूते, उनके साथ की कई चीज़ें, मेकअप, एक बहुत ही खूबसूरत सा शीशा जिसके अंदर मैं खुद को देख सकती थी, जेवरों का एक से अच्छा एक बैग, अच्छा किताबें, और उस कमरे में भी अच्छी तरीके से साफ कर दिया गया था। वहाँ मेरे लिए एक बिस्तर भी लगा दिया गया था। शायद मेरी माँ ने एक बेड भी ले लिया था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। पर्दे भी लगाए गए थे। शायद आज वह पूरा दिन यही करती रही थी और ये सारा सामान लेने के लिए शहर गई हुई थी, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ से नहीं मिलती थी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं एक ही वक्त में हंसते लगी और एक वक्त रोने भी लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कमरे से बाहर भागी तो मेरी माँ सामने खड़ी थी। मैं भागकर उनके गले लग गई। मैंने कहा कि आप मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया है, लेकिन आपने ये सब कैसे किया? आज मैंने उनके गले से लगा लिया तो यह महसूस करके मैं हैरान रह गई कि वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी। ज़्यादा उनका बहुत सारा वजन उतर गया था। यह सब कुछ मेहनत करने की वजह से ही हुआ था। मैंने कहा कि आपने यह सब कुछ कैसे किया? क्या आपने किसी ने उधार लिया है? मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। हम इन चीज़ों को वापस कर देंगे और उन पैसों से घर का राशन ले लेंगे।
या फिर जिससे भी उधार लिया हुआ है उसको वापस कर देंगे। मैं गुस्से में थी, मैंने इसीलिए बोल दिया था। मेरी माँ ने कहा था कि तू कभी ज़िंदगी में मुझसे कुछ नहीं मांगा, पहली दफ़ा मांगा तो क्या मैं लेकर ना आती। तू मेरी सबसे अच्छी वाली बेटी है, तूने कभी कोई चीज़ नहीं मांगी है मुझसे, और पहली दफ़ा मांगी है तो क्या वापस कर दूँगा। यह सब कुछ तेरे लिए है और यह तेरा कमरा है, तू यहाँ पर रहेगी। मुझे और भी कुछ चाहिए तो बता देना। और मैंने किसी से भी उधार नहीं लिया है। मैंने कहा कि उधार नहीं लिया है तो फिर ये सब कुछ कैसे। मेरी माँ ने कहा कि बस एक काम करना कि मुझसे सवाल नहीं करना, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि हवेली वालों ने तो आपकी मदद नहीं की होगी, ना हवेली वालों के बारे में तो सुना है कि बहुत अजीब से लोग हैं। जो मालकिन हैं पूरे दिन कमरे में बैठी रहती है, किसी से कोई बात नहीं करती, सबकी बेइज्जती करती रहती है, हमेशा गुस्सा होती है, चीज़ें तोड़ती फोड़ती है, पूरी हवेली में शोर मचाती है। सारे गांव के इस बारे में पता था कि चौधरी साहब की पहली पत्नी हमेशा अपने कमरे में ही छुपी रहती थी, जबकि जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो वह गांव भी आया करती थी, लोगों से उनके मसले भी सुनती थी और पूरा करने की कोशिश भी करती थी। बिल्कुल किसी मालिक की तरह पेश आने के लिए यह सब कुछ किया करती थी, लेकिन अब तो वह अपने कमरे से ही नहीं निकलती थी। मेरी माँ ने कहा कि उसका अपना मसला है, पर वो इतनी भी बुरी नहीं है। बस तुम यह समझो कि यह पैसे ना तो मैंने कहीं से उधार लिया है और ना ही मैंने कोई उल्टा काम किया है, लेकिन तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ यह सब कुछ। बस तुम खुश रहा करो और परेशान नहीं हुआ करो। माँ ने कहा था कि परेशान नहीं होना, लेकिन परेशान होने की बात थी, क्योंकि यह सारा सामान हजारों की नहीं बल्कि लाखों में था, और मैंने तो जब से पैदा हुई थी मैंने अपनी ज़िंदगी में भी लाख रुपये एक साथ नहीं देखे थे। तो फिर मेरी माँ ने यह सब पैसे कैसे किया है। खाली बेड ही 20 से 30 हजार का था, लेकिन आजकल तो इस तरह के बेड शहर से ही मिलते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे थे। हम गांव के लोग थे, हमारे घर में तो इसके अलावा कोई बेड नहीं था, सिर्फ चारपाई ही थी। अब मैं इसी कमरे में रहती थी और दूसरे कमरे में मेरी माँ और छोटे भाई ही सोया करते थे। यहाँ पर एक बक्सा भी था जिसमें मैंने पहले अपनी 24 चीज़ें रखी हुई थी जो कि मेरे पास थी। माँ ने वह चीज़ें भी उस कमरे में लाकर रख दी थी, लेकिन उस वक्त तो उसको ताला लगाकर भी अभी नहीं खास रखा हुआ था और रोज़ उसको खोला और बंद किया करती थी। न जाने उसके अंदर क्या था। मेरे बाबा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी दादी अभी भी जिंदा थी। एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गई। वह मेरी माँ को अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन हम सब भाई बहनें फिर भी तो थोड़ा बहुत प्यार करती थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने नया जूता पहना था। मैंने अपने हाथ में अपना नया पर्स भी पकड़ा था और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी, क्योंकि मैं जेवर भी पहने हुए थे और मेकअप भी किया हुआ था। वहाँ पर मेरी चाचा की कुछ बच्चियाँ भी थी जो मुझे देखकर हैरान रह गई थी। मेरी चाची तो जैसे जल भुनकर राख हो गई थी और मेरी दादी भी हैरान थी। उन्होंने कहा कि इतने अच्छे और खूबसूरत कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं, यह तो बड़े महंगे लगते हैं। तुम्हारी माँ तो लोगों के घरों में काम करती है, अच्छा किसी ने दान कर दिए होंगे। मैंने कहा कि जी नहीं, दान नहीं किए हैं, बाजार से लिए हैं, बिल्कुल नए हैं, बल्कि शहर से लेकर आई हैं। मैं भी तो इंसान थी, मेरे अंदर भी तो बचपन की ख्वाहिशें थी जिनको मैं पूरा करना चाहती थी। मैंने उनको बढ़ चढ़ कर बताया। यह सब कुछ मेरी माँ मेरे लिए लेकर आई हैं। यह भी बताया और भी सामान है और इस सामान के अंदर क्या क्या है। वह लोग हैरान रह गए और उनके मुंह खुल गए। मेरी चाची
जब वो वहाँ से उठकर चली गई तो मेरी दादी ने कहा कि तेरी माँ कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं कर रही है। मैंने कहा कि क्या मतलब दादी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि देख, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, लेकिन तुम मेरे बेटे की अमानत हो। तुम्हारे भाई मेरे बेटे की वारिस है और तुम्हारी माँ तो पहले से ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी। थोड़ा वजन चढ़ गया था उसका, लेकिन अभी भी खूबसूरत है। वह क्या पता कोई उल्टा सीधा काम करती हो, वरना इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगी। अब तुम भी कोई बच्ची नहीं रह गई हो, 17 साल की हो गई हो। तुम्हारी उम्र में तुम्हारी माँ की शादी हो गई थी। तुम्हें नहीं पता कि उल्टे सीधे काम क्या होते हैं, और एक औरत जिसके लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन सही तरीके से पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जितने खर्चे तुम बता रही हो वह सही तरीके से कमाए पैसे से भला पूरे हो सकते हैं। तुम्हारे दो चाचा हैं, अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन हम भी इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। और तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं है। माँ तुम्हारी हवेली में काम करती है, वह भी सिर्फ झाड़ू मारने का, तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तुम्हें अपनी माँ पर नज़र, अगर तुम्हारी माँ कल को तुम्हारे सर पर कोई नया बाप ले आई तब तुम क्या करोगी? यह सब सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम गुस्सा होकर जा रही हो, लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर। मैं जाते हुए भी इसी बारे में सोच रही थी, लेकिन क्योंकि बात तो परेशानी की ही थी, सोचा कि मेरी माँ है, मेरी पूछ लेती हूँ उससे, मुझे बता देगी। मुझे नहीं बताएगी तो और किसको बताएगी? पर अब जब मैंने माँ से पूछा तो मुझे लगा माँ मुझे कहेगी कि नहीं बताती हूँ, तू क्यों पूछ रही है। उन्होंने तो मुझे सीधा ही डांटना शुरू कर दिया कि चीज़ें मिल रही है तो इसी में खुश रहा करो, फिजूल सवाल न किया करो, जाकर खाना बना। मुझे दादी ने कहा था कि अगर तेरी माँ सवाल करने पर नाराज़ हो गई या गुस्सा हो गई तो समझ जाना कि वह गलती पर है। मेरी माँ को वाकई गुस्सा आ गया था। ठीक कहा था मेरी दादी ने, शायद वह गलती पर थी, इसीलिए उनको गुस्सा आ गया था। वह खुद भी यही कहा करती थी। एक दिन मैं उनका पीछा करती हुई हवेली पहुंच गई, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वह कहाँ पर हैं, ऐसा क्या काम करती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बाहर ही भगा दिया और उसके बाद मेरी नज़र उस बक्से पर पड़ी जिसमें मेरी माँ ने कुछ रखा हुआ था, लेकिन चाबी सिर्फ उन्हीं के पास होती थी। मेरे भाई खेल रहे थे, उन्होंने कोई शरारत और बक्सा एक तरफ से तोड़ दिया, क्योंकि यह बहुत पुराना था। जब वह बक्सा टूट गया तो उसमें से कोई ऐसी चीज़ बाहर झांकने लगी जिसको देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यह कुछ और नहीं बल्कि ढेर सारे पैसे थे। मेरी माँ आज शाम को लेट घर आई। जिस तरह वह मेरे लिए काफ़ी सारे कपड़े लाई थी, इसी तरह अपने लिए भी लाई थी। उसने कहा कि देखो, मैं अपने लिए भी कितने सारे कपड़े लेकर आई हूँ। पतली जो हो गई हूँ, पुराने कपड़े पहनती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा खुले हैं, इसीलिए नए कपड़े ले आए हैं। देखो तो सही तुम्हारी माँ ने अपने लिए क्या क्या लिया है। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने माँ को कहना शुरू कर दिया कि क्यों देखूं मैं इन चीज़ों को, आखिर आपने गलत पैसे ही लिए होंगे। यह चीज़ें मैंने इतना कहकर मैं हैरान रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये गलत तरीके से कमाए पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कि फिर ये क्या है? मैंने बक्सा उनके सामने रख दिया। मैंने कहा कि हवेली में झाड़ू फेरने वाली औरत को कोई इतने पैसे क्यों देगा? मेरी माँ ने कहा कि चुप कर जा, कोई ऐसी बात करना कि जिसके बाद मैं तुम्हें पछताना ना पड़े। मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं हवेली में झाड़ू फेरने का काम ही करती हूँ, लेकिन जब मैंने
बड़ी मालकिन को देखा तो हैरान रह गई। वह बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो गई थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं। उनका कहना था कि चौधरी ने कहीं और नज़रें दौड़ाना शुरू कर दी है और वह टेंशन और परेशानी में रहकर बहुत ज़्यादा खाने लगी हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न बढ़ गया है। मैंने कहा कि आप उसका वज़न कम करवा सकती हूँ तो आपका पति आपकी तरफ दोबारा से वापस आ जाएगा, और उन्होंने कहा कि यह झूठ है। मैंने बड़े नक्शे आजमाए, मुझ पर कभी कोई असर नहीं हुआ, और तुम वज़न कम करने की बात करती हो, तुम तो खुद ही इतनी मोटी हो। मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपको एक हफ्ते में अपना वज़न कम करके दिखाऊंगी, लेकिन मेरा वज़न कम हो गया तो फिर आपको भी इस नुस्खे को आजमाना होगा, लेकिन उसके बाद आपको मुझे लाखों रुपए देने होंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन पहले तुम अपने ऊपर आजमाओ। और मैंने क्या किया कि मेरे बाबा की पुरानी किताब तलाश की, क्योंकि उसके अंदर ही वह नुस्खा लिखा हुआ था। उसके मुताबिक अदरक के छोटे से टुकड़े को अपनी नाभि में रख कर उसके ऊपर से टेप लगा लेनी होती है और पूरे 12 घंटे के बाद उसको निकाल देना होता है। इसीलिए मैं हवेली जाने से पहले ही ये काम कर लेती थी, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त हवेली में गुजरता था। और देखो, तुम्हारे सामने हूँ, मेरा कितना वज़न कम हुआ है। जब उन्होंने मुझे देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने भी मेरे बताए हुए इस नुस्खे पर अमल किया। उनका वज़न भी कम होने लगा और इसीलिए उन्होंने मुझे खुश होकर बहुत सारे पैसे दिए। थोड़े पैसे मैंने उनसे पहले ही ले लिए थे, जिन पैसों से मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आई थी, और यह पैसे उन्होंने मुझे एक हफ्ते पहले ही दिए हैं। मैंने कहा था कि अब मैं यह नौकरी नहीं करूँगी, पर उनका कहना था कि हवेली में बहुत से लोग रहते हैं और एक दूसरे पर नज़र रखते हैं, इसीलिए तुम पैसे मिलने के 10-15 दिन के बाद नौकरी छोड़ देना, नहीं तो कहीं से पैसों की बात निकल आई तो कहने लगेंगे कि तुम्हें दिए हैं, या तुम पर इल्ज़ाम भी आ सकता है। इसीलिए मैं 10-15 दिन और की नौकरी करने लगी, लेकिन आज मेरी नौकरी का आखिरी दिन था तो बाजार चली गई और अपने लिए कपड़े ले आई। अब हमें नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हम इन पैसों से यहाँ पर एक छोटी सी दुकान बनाएंगे और उसमें शहर के हिसाब से चीज़ें रखेंगे, तो फिर लोग यहाँ से ही सारी चीज़ें लिया करेंगे। मैं इस बात पर हैरान रह गई। मुझे मेरी माँ ने बताया कि अब चौधरी साहब ने बड़ी मालकिन को फिर से वक्त देना शुरू कर दिया है, क्योंकि शक्ल सूरत में वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वज़न बढ़ने की वजह से काफ़ी बदसूरत लगना शुरू हो गई थी। और फिर मानो ना मानो, पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत ही होती है, उसी के साथ इंसान को ज़्यादा मोहब्बत होती है। वह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इसीलिए उन्होंने खुश होकर मुझे ज़्यादा पैसे दिए हैं। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैं दादी की बातों में आ गई थी। मेरी माँ ने कहा है कि उस औरत ने सारी ज़िंदगी यही किया है, लेकिन तुम दोबारा उसकी बातों में ना आना। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, वह लोग हमें इसी तरह की बातें करेंगे। अब हमारे तक पहुंच नहीं पाएंगे तो उल्टी सीधी बात ही करेंगे, हमें तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। माँ ने मुझे गले से लगा लिया और हमारे हालात हमेशा के लिए बदल गए। हमने घर में एक ही दुकान बना ली, जिसमें हम शहर के सामान मंगवा लिया करते थे। जो सामान लेने के लिए लोग शहर जाया करते थे, हमारी दुकान से पहले ही ले लिया करते थे, इसीलिए हमारी दुकान खूब चल रही थी। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।